हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस्पिरेशन लॉ क्लासेस। मेरा नाम है खुशबू एंड आई एम एन एडवोकेट इन राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर। आज थर्ड लेक्चर है जहां हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को एक्ट को आगे बढ़ाते हुए ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ प्रपोजल, क्योंकि हर एक बिजनेस की शुरुआत प्रपोजल से ही होती है। तो जब हम ये समझ पाएंगे कि आखिर प्रपोजल क्या है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं या उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, तो ही हम प्रपोजल को अच्छे से समझ पाएंगे और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की गहराई को और जान पाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रपोजल? सो फ्रेंड्स, अब प्रपोजल क्या है ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो कि आ रहा था सेक्शन 2 के ए में। ये हम पढ़े थे प्रपोजल। अब प्रपोजल एक्चुअली क्या है? प्रपोजल दो चीज़ों से है। अब वो दो चीज़ क्या है? टू डू और नॉट टू डू, और नॉट टू डू। या तो कोई भी फर्स्ट पार्टी कुछ करवाने के लिए या कुछ नहीं करवाने के लिए सेकंड पार्टी की असेंट लेती है कि क्या वो उसमें सहमति अपनी दे रहा है। सिर्फ यही एक प्रपोजल है। कोई भी इंसान अपना एक पक्ष रखता है दूसरी पार्टी को, जहाँ पे वो उसे पूछता है कि क्या वो इसमें सहमत है या फिर वो ये काम करेगा या नहीं करेगा। इसी को ही तो प्रपोजल कहा गया है। अब प्रपोजल का ही सिनोनिम होता है ऑफ़र। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आता है कि प्रपोजल एंड ऑफ़र में क्या फ़र्क है, बट सिंपली प्रपोजल एंड ऑफ़र में कोई फ़र्क नहीं है। ये एक दूसरे का सिनोनिम है। ऑफ़र इंग्लिश लॉ में कहा जाता है, प्रपोजल इंडियन लॉ में कहा जाता है। तो जब भी प्रपोजल या ऑफ़र की बात हो रही है तो यहाँ पर एक पर्सन अपनी विलिंगनेस शो करता है। यहाँ पर अपनी विलिंगनेस शो होती है जब फर्स्ट पार्टी, ये सारा कार्यक्रम शुरू फर्स्ट पार्टी से होता है। जब फर्स्ट पार्टी कोई भी प्रपोजल या ऑफ़र देता है तो वो अपनी विलिंगनेस शो करता है। वो अपनी विलिंगनेस शो करता है कि क्या सेकंड पार्टी ये काम करेगी या ये काम नहीं करेगी। उसके लिए वो उसकी असेंट लेता है। ये सबसे पहला स्टेज होता है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज। इसी स्टेज के बाद ही सारे स्टेज होते हैं। जब तक सेकंड पार्टी अपनी असेंट या एक्सेप्टेंस नहीं देगी तब तक प्रपोजल तो पूरा हो ही नहीं सकता है। तो उस दौरान के लिए ये आप अगर हम इन सारे वर्ड्स को जोड़ें तो ये एक आपकी फर्स्ट डेफिनेशन ही बनती है। तो मेन वर्ड्स को आप पकड़ना सीखो। अगर जब आप मेन वर्ड्स को पकड़ना सीख जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ कितनी सिंपल है। जैसे प्रपोजल एंड ऑफ़र इज़ द वन एंड द सेम थिंग। प्रपोजल इंडियन लॉ में होता है, ऑफ़र इंग्लिश लॉ में होता है। प्रपोजल एंड ऑफ़र फर्स्ट पार्टी देती है जब भी फर्स्ट पार्टी अपनी विलिंगनेस शो करती है सेकंड पार्टी को कि क्या वो कार्य करेगा या वो कार्य नहीं करेगा। इसकी या तो सेकंड पार्टी से वो असेंट लेते हैं या वो अपनी एक्सेप्टेंस देता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज एक्सेप्टेंस हो, रिजेक्शन भी देना ज़रूरी है। अगर उसको रिजेक्ट करना है तो ही हैज़ टू डिनाइड प्योरली कि हाँ मुझे ये कार्य नहीं करना है। जो भी होता है ये एक पूरा प्रपोजल बनता है। ये एक फर्स्ट स्टेज है एग्रीमेंट का। अब प्रपोजल की कुछ इसेंशियल कंडीशंस होती हैं। अब इसेंशियल कंडीशंस जो होती हैं उसमें सबसे पहली कंडीशन आती है टू पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। इसके बाद में टू पार्टीज़ के बाद में आपको ऑफ़र देना पड़ेगा। ऑब्वियसली ऑफ़र के बिना कोई काम नहीं है। ऑफ़र होता है दो चीज़ों का, टू डू, नॉट टू डू। और टू डू एंड नॉट टू डू किस चीज़ के लिए है? एक्ट के लिए, कि कोई कार्य करेगा या वो कार्य नहीं करेगा। तीसरा होता है
असेंट लेनी है। असेंट बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद में फोर्थ होता है ऑफ़र हमेशा डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट से मतलब है कि इट शुड बी क्लियर कि आप कहना क्या चाहते हो, ये इम्पोर्टेंट है आपके ऑफ़र के अंदर। फिर आता है लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन बहुत ज़रूरी है। इट क्रिएट्स बाइंडिंग इन कॉन्ट्रैक्ट। वरना बाइंडिंग नहीं देंगे, किसी में भी बाउंडेशन नहीं डालेंगे, तो तब तक कोई भी पार्टी उसको करने के लिए प्रेशराइज फील नहीं करेगी और अदरवाइज सारे बिजनेस फेल हो सकते हैं। के बाद में नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। आपने उसको जो भी प्रपोज़ल दिया है सेकंड पार्टी को, वो कम्युनिकेट होना चाहिए और उसने एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है, वो चीज़ कम्युनिकेट फर्स्ट पार्टी को वापस होनी चाहिए। यानी कि फर्स्ट से सेकंड पार्टी का कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। ऑफ़र क्लियर होना चाहिए और सामने वाले को ढंग से समझ में आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर हमारा नेक्स्ट आता है ऑफ़र जनरल या फिर स्पेसिफिक होना चाहिए। अब इस जनरल और स्पेसिफिक का क्या मतलब है, ये भी हम आगे समझें। अब इसके अंदर मेन इसेंशियल कंडीशंस आप समझ गए होंगे एक बार ब्रीफली। हम इसको ढंग से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है टू पार्टीज़। ऑब्वियसली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए टू पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट एंड द सेकंड पार्टी, यानी कि प्रॉमिसर एंड द प्रॉमिसी। इसके बाद में फर्स्ट पार्टी ऑफ़र देती है टू डू या नॉट टू डू एन एक्ट, उसके लिए एक इंसान को अपना असेंट देना ज़रूरी है, तो यानी कि एक्सेप्टेंस और असेंट उसकी रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद में जो भी उस बंदे ने प्रपोज़ल दिया है वो प्रपोज़ल एकदम डेफिनेट होना चाहिए। अब आप समझ नहीं रहे होंगे शायद कि डेफिनेट का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। डेफिनेट का मतलब है कि अगर मैंने बोला है कि मैं एक्स घर बेचना चाहता हूँ, तो यानी कि यहाँ पे मैंने बात करी है इस एक्स घर की, यही एक्स घर मैं बेचना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैंने वहाँ पर बहुत सारे घर हैं उनमें से कोई घर बेचना चाहता हूँ। सामने वाला बंदा तो कंफ्यूज होगा ही ना कि वो किस घर की बात कर रहा है। तो आपको डेफिनेट होना पड़ेगा कि मैं पर्टिकुलर इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इसके बाद में हमेशा एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, इसीलिए लीगल ऑब्लिगेशन होना बहुत ज़रूरी है। लीगल ऑब्लिगेशन होगा तो वो एक बाइंडिंग नेचर क्रिएट करता है। बाइंडिंग नेचर क्रिएट हुआ तो इसका मतलब दोनों पार्टीज़ अब पाबंद है लॉ के द्वारा। लॉ ही अब उनको प्रेशराइज करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। इसके बाद में जो भी बात हो रही है वो कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड पार्टी में कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड लॉ नहीं होना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी का रिजेक्शन है या एक्सेप्टेंस है या उसे नॉलेज में आ चुका है। कम्युनिकेशन जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि नॉलेज एक्सेप्टेंस या फिर रिजेक्शंस या रिवोकेशन भी होता है, तो ये सब प्रॉपर कम्युनिकेशन में होना चाहिए। अदरवाइज़ कम्युनिकेशन में ज़रा सी भी प्रॉब्लम हुई तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर भी ख़त्म हो सकता है। इसके बाद में जो भी कम्युनिकेशन हुआ है ऑफ़र को लेके, वो ऑफ़र प्रॉपर क्लियर होना चाहिए एंड रीडेबल होना चाहिए। रीडेबल कि ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए जो सामने वाले इंसान को नहीं समझ में आए। अगर ऐसा भी कुछ होता है प्रपोज़ल के कॉन्ट्रैक्ट में तो वो चीज़ वहीं पर ही बाइंडिंग नेचर क्रिएट नहीं करती है। उसके बाद में ऑफ़र हमेशा जनरल या स्पेसिफिक होना चाहिए कि मैं एग्जैक्टली ये कहना चाहता हूँ या फिर मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ। इसका एक बहुत ही फेमस केस लॉ है जिसमें जनरल एंड स्पेसिफिक को लेके बोला गया है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के कुछ केस लॉज बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जिसमें आता है कार्लिल
वर्सेस कार्बोलिक कंपनी का। इस केस लॉ के बारे में भी हम बात करेंगे कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक कंपनी का क्या केस लॉ है, जिसके अंदर ये बात की गई थी कि हमने पर्टिकुलर पर्सन को नहीं दिया गया है या हमने कोई ऑफ़र पर्टिकुलर पर्सन को दिया है या नहीं दिया गया है, ये इस केस या इस जजमेंट में तय किया गया था। इसके बाद में ओवरऑल प्रपोज़ल इससे ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपको प्रॉपर क्लियर होना है तो बस 5 वर्ड्स को ध्यान में रखिए कि प्रपोज़ल एंड ऑफ़र इज़ वन एंड द सेम थिंग, जिसमें फर्स्ट पार्टी अपनी विलिंगनेस शो करती कि मैं चाहता हूँ, क्या चाहते हैं कि या तो सामने वाली पार्टी ये कार्य करे या फिर वो मना कर दे, यानी कि अपनी असेंट या एक्सेप्टेंस दे कि वो उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद में इसी डेफिनेशन से क्लियर होता है कि इसकी इसेंशियल कंडीशंस क्या हैं। इसेंशियल कंडीशन में 2 पार्टी होनी ज़रूरी है, ये हम बात कर चुके हैं, जो कि प्रॉमिसर एंड द प्रॉमिसी होंगे। ऑफ़र होना ज़रूरी है, जो टू डू एंड नॉट टू डू होगा। असेंट होनी ज़रूरी है। ऑफ़र डेफिनेट और क्लियर होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ वो एक बात पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए बात हो रही है। कोई भी प्रॉब्लम या फिर कन्फ्यूजन सामने वाली पार्टी को नहीं होना चाहिए। उसी में लीगल ऑब्लिगेशन लॉ की बात कर रहे हैं हम, यानी कि प्रॉपर एग्रीमेंट और सारी कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए। इसके बाद में कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड पार्टी में, जिसमें सामने वाले को या तो नॉलेज हो जानी चाहिए, अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो रिजेक्शन पता चलना चाहिए, एक्सेप्टेंस पता चलना चाहिए, या रिवोक करना चाह रहा है तो उन सब का कंडीशन क्लियर होना चाहिए। ऑफ़र हमेशा क्लियर होना चाहिए और रीडेबल इन अ प्रॉपर लैंग्वेज होना चाहिए। इसके बाद में ऑफ़र जनरल या स्पेसिफिक होता है। जनरल जो सबके लिए होता है, स्पेसिफिक जिस पर्टिकुलर के लिए बात की जाती है। ये सब चीज़ें प्रपोज़ल को अपने आप में कंप्लीट करती है। सो गाइज, हियर इज़ एन प्रपोज़ल ओवरऑल आपके सामने एकदम ब्रीफ रूप में। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है, डू कमेंट ऑन द वीडियो, और अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक या इसी में से कोई प्रॉपर टॉपिक भी पढ़ना है तो डू लेट मी नो। जब तक सेफ़ रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। शुक्रिया।